हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। अब गेट और ईएससी में बचे हैं अराउंड 6 मंथ। काफी स्टूडेंट होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी कुछ रिसेंटली ही तैयारी करना चालू की होगी। बट सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट रहता है, जब वो इतना बड़ा सिलेबस देखते हैं तो उनको लगता है कि सर क्या ये पूरे सब्जेक्ट्स हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, अगर नहीं करने चाहिए तो किन सब्जेक्ट्स को हम प्रायोरिटी दें। तो इसी के लिए ये सेशन हमने रखा है कि दैट इज नीड टू स्टडी ऑल सब्जेक्ट। क्या जरूरी है सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना? ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप किसी भी फैकल्टी से अगर हम बात करेंगे और उनसे अगर आप ये पूछेंगे कि सर मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है और मेरे पास ये पर्टिकुलर सिलेबस है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो हर फैकल्टी आपसे एक ही बात कहेगा कि आपको 100% सिलेबस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 100% आप सिलेबस करते हैं, क्या होता है, जैसे हम कोई भी पीवाईक्यू देखते हैं, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करते हैं, हमें दिखता है यार ये सब्जेक्ट का हमारा वेटेज कम है, मगर वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वेटेज कम कह रहे हैं तो हो सकता है कि उसे प्रिपरेशन करने में भी कम टाइम लगता हो। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूं, सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज ज़्यादा है, मगर उसके नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड भी ज़्यादा होते हैं प्रिपरेशन में। बोलते हैं सर मेजरमेंट का वेटेज बहुत कम है, मगर मेजरमेंट मशीन के कंपैरिजन में ईजी भी है। दूसरी बात, वो कम टाइम लगता है। भाई मान लो अगर मशीन में हम 150 से 200 घंटे पढ़ते हैं तब हमारा मशीन तैयार होता है, तो मेजरमेंट जैसा जो सब्जेक्ट है वो 50 घंटे में तैयार हो सकता है। तो अगर वेटेज कम है तो टाइम भी कम लग रहा है। तो कैसे हम इसे डिसाइड करेंगे कौन सा सब्जेक्ट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए प्रायोरिटी? तो मेरा इसमें एक साफ तरीका जो है, स्टूडेंट की अप्रोच जो होनी चाहिए वो ये कहना है, पहला एम आप बनाएं 100% सिलेबस का। अब हो सकता है किसी ने तैयारी जल्दी चालू कर दी हो तो उसके सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, मगर जिसने लेट चालू करी है, हो सकता है किसी ने बोला है सर मैं तो 6 महीने का एम बना के अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? तो आपका पहला एम होना चाहिए 100% सिलेबस। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हो सकता है आपको टाइम आगे कम मिले, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए या कोई भी चीज है, तो इसमें आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए। प्रायोरिटी दो चीजों पे डिसाइड कर सकते हैं आप। देखो कि किस सब्जेक्ट को हमें पहले करना है। अगर मैं बात करूं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने के लिए फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होना बहुत जरूरी है। जैसे नेटवर्क हो गया, नेटवर्क आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए होना बहुत जरूरी है, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो चाहे ईसी ब्रांच हो। तो वो तो आपको पहले पढ़ना है, चाहे उसका वेटेज ज्यादा हो, कम टाइम में हो रहा हो या ज्यादा टाइम में हो रहा हो, तो यहाँ तो आप कुछ नहीं कह सकते। तो फंडामेंटल सब्जेक्ट तो आपको करने ही करने हैं। फिर बात आती है नॉन फंडामेंटल सब्जेक्ट की, कोर सब्जेक्ट्स की, जहां पे अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप स्किप भी कर दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहां पे आपको WTR रेशो देखना चाहिए। WTR रेशो अगर हम बात करें, वेटेज टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो WTR रेशो मतलब क्या हुआ, जो उन दोनों का रेशो है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कितना WTR रेशो है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे ये सेशन रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अगर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की एनालिसिस की बात करूं, यहाँ मेरे पास सामने एक एनालिसिस है जिसमें मैंने निकाला है एवरेज वेटेज 2021 से 25 तक हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है एक फैकल्टी को पढ़ाने के लिए। तो एक एवरेज टाइम है, देखो ये वेरी भी कर सकता है, फैकल्टी टू फैकल्टी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब वेरी कर सकते हैं, मगर हमने एक अप्रोक्सीमेट एक पर्टिकुलर अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसके हिसाब से हमने यहाँ टाइम, तो आप इंडिविजुअली टाइम और वेटेज के, वेटेज तो वही रहेगा जो 5 सालों में वेटेज रहा है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। जो टाइम है वो वेरी कर सकता है फैकल्टी टू फैकल्टी, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, मगर अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो में फिर उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम WTR रेशो देखें डिफरेंट सब्जेक्ट का इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड जिसका वेटेज 15 मार्क्स रहता है और टाइम रिक्वायर्ड रहता है अराउंड 80 to 90 आवर्स। अगर हम बात करें तो 16.67, दैट मीन सबसे अच्छा WTR रेशो अगर मैं देखूं सबके कंपैरिजन में तो एप्टीट्यूड का है, क्योंकि वेटेज अच्छा खासा है और टाइम एक मॉडरेट टाइम रिक्वायर्ड होता है। मैथमेटिक्स का अगर हम देखें WTR रेशो दैट इज 13 अराउंड आ रहा है। इलेक्ट्रिकल मशीन का देखिए 7.33। स्टूडेंट कहते हैं कि सर मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आप देखिए मशीन्स का WTR रेशो कम आ रहा है। बट मशीन्स करना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके दूसरे WTR रेशो के अलावा अगर हम बात करें, देखिए मशीन्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हो सकता है कि कोई दूसरा आप एग्जाम दें तो कोई और सब्जेक्ट स्किप कर जाए, मगर इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रिकल वालों को कभी स्किप नहीं होता है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई गेट में तैयारी करेंगे तो हर एग्जाम में तैयारी हो जाएगी, ESC में भी हो जाएगी, SSC JEE में भी हो जाएगी और बाकी एग्जाम में भी हो जाएगी। जैसे SSC JEE है, SSC JEE में जो पावर सिस्टम में गेट में पूछा जाता है वो SSC JEE में नहीं है, मगर मशीन वही का वही आता है और हर एग्जाम में आता है। तो दूसरी बात, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप स्किप कर सकते हो, भले ही उसका WTR रेशो कम आ रहा हो।
ठीक है, फिर बात आती है पावर सिस्टम की। पावर सिस्टम का जो आवर्स है मशीन्स के कंपैरिजन में कम लगते हैं उसे प्रिपरेशन करने में, और उसका जो वेटेज है ऑलमोस्ट मशीन के आसपास ही है। तो देखा जाए तो WTR रेशो अच्छा है। सबसे अच्छा अगर तीनों कोर सब्जेक्ट की बात करूं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आप WTR रेशो देखो 12.25, टाइम कम लगता है, और रीसेंट ईयर्स में आप देखोगे तो इसका वेटेज ज्यादा आया है, ज्यादा आया है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, और मेरे को लगता है जितने भी कोर सब्जेक्ट होते हैं उसमें सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कम टाइम में तैयार होता है और वेटेज उसका ज्यादा आ रहा है रीसेंट ईयर के हिसाब से। वहीं अगर मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो 10.5, सिग्नल सिस्टम 10.5, नेटवर्क ऑलमोस्ट 10, और ये मॉडरेट सब्जेक्ट है। नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ये नॉन कोर सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत टफ नहीं है, कोर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में इजी है, और फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं कि भाई नेटवर्क सिग्नल सिस्टम अच्छा होना चाहिए आपको कोर पढ़ने के लिए। कंट्रोल सिस्टम भले ही आपको कोर सब्जेक्ट में हेल्प नहीं करता है इलेक्ट्रिकल वालों को, मगर फिर भी आप वेटेज देखिए उसका WTR रेशो अच्छा है। अगर मैं कम WTR रेशो की बात करूं तो देखो एनालॉग का कम आ रहा है, डिजिटल का कम आ रहा है, EMFT का भी कम है, ठीक है, मेजरमेंट का भी कम है। मगर मेजरमेंट में मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो एनालॉग और EMFT का WTR रेशो कम आ रहा है, बट अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो आप मेजरमेंट देखिए, टाइम भी कम लगता है, वेटेज भी कम है, मगर इजी है, बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट है। भाई मशीन के सामने तो कुछ भी नहीं है ये सब्जेक्ट, बहुत ही फंडामेंटल बातों पे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, और जिसका 3 फेज थोड़ा AC एनालिसिस अच्छा होता है वो मेजरमेंट के क्वेश्चन कर सकता है। तो जितने इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं वो इस जो टेबल है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट का प्रेफरेंस रख सकते हैं। तो की पॉइंट जो यहाँ पे फोकस एरिया वो ये हुआ कि देखो कोर सब्जेक्ट तो अगर मैं बात करूँ मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो स्किप करना ही नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट 30% का वेटेज हो जाता है आपके टोटल का। इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और GA अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यही अगर आप प्रायोरिटी डिसाइड करें तो इस स्लाइड के हिसाब से आप कर सकते हैं। मॉडरेट वेटेज की बात करूं तो नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल सिस्टम अगर फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं, नेटवर्क तो आना ही चाहिए इन सब्जेक्ट के लिए। फिर बात करते हैं लो वेटेज की, तो मेजरमेंट, EMFT, एनालॉग सर्किट्स, तो आप ये बोल सकते हैं लो, मगर इसमें मुझे लगता है मेजरमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि मेजरमेंट इजी सब्जेक्ट है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप एनालॉग छोड़ दो या EDC छोड़ दो या EMFT छोड़ दो। मेरा ये कहना है कि उन सब्जेक्ट्स पे आप प्रायोरिटी में नीचे रखना और कोशिश करना। देखो कंप्यूटर एग्जामिनेशन है, पता चला हमने कोई मेजरमेंट का सिंपल सा टॉपिक छोड़ के चले गए और उससे बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, और जो हम बहुत टॉपिक करके गए उससे बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, वहां पे ट्रिक नहीं कर पाया। तो इसीलिए जब भी कंप्यूटर एग्जामिनेशन होती है तो फैकल्टी हमेशा कहता है कि आपको 100% सिलेबस करना है, मगर एक सही प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप डिसाइड करें और उसके हिसाब से चलें तो आपकी तैयारी स्मार्टली हो सकती है, ठीक है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स और ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि GA इज ऑलवेज 15 मार्क्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टेज बिटवीन 12 to 13% एवरी ईयर, मशीन एंड पावर सिस्टम आर कंसिस्टेंटली टॉप वेटेड। जो अगर मैं बात करूं मशीन, पावर सिस्टम में, इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐड करना चाहूंगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायोरिटी पे करो। मेजरमेंट रिमेन्स लो बट इजी, मेजरमेंट का वेटेज कम है मगर इजी होता है। ईयर टू ईयर वेरिएशन 1 to 3% इसमें होता रहता है। तो ये एक रफली डेटा था, ठीक है। हर फैकल्टी अगर इसका WTR रेशो निकाले तो डिफरेंट आएगा, बट मेरे हिसाब से ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। जो भी स्टूडेंट तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं या अभी स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए भी, ठीक है। अब थोड़ा EC के स्टूडेंट्स के लिए भी बात कर लें हम। EC के स्टूडेंट अगर ब्रांच की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड अगेन 15 मार्क्स, तो ये WTR रेशो हमने यहाँ पे निकाला है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी अच्छा खासा, कम्युनिकेशन सिस्टम का ज्यादा अच्छा है, सिग्नल सिस्टम, EMT, डिजिटल, एनालॉग, ठीक है। एनालॉग का यहाँ पे भी थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि एनालॉग में ना नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा लगते हैं, मगर EC के स्टूडेंट्स के एनालॉग सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके कोर सब्जेक्ट्स में आता है, कम्युनिकेशन उनका कोर सब्जेक्ट होता है। तो ये तो आपको करना ही चाहिए, भले इसका WTR खराब आए या अच्छा है, ठीक है। नेटवर्क फंडामेंटल सब्जेक्ट है, होना ही चाहिए। EDC 8.5, कंट्रोल सिस्टम 8, तो ऑलमोस्ट इसके हिसाब से एक रफली आप प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी के रख सकते हैं EC के स्टूडेंट। ये मेरे हिसाब से है, हो सकता है किसी और कोई और फैकल्टी निकाले तो डिफरेंट WTR रेशो है, मगर इससे एक रफली आप आइडिया निकाल सकते हैं कि किस हिसाब से मुझे कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वेटेज देना है। तो अगर मैं हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट की बात करूं तो कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, EMT आपको रखना चाहिए। मॉडरेट में एनालॉग, डिजिटल, नेटवर्क थ्योरी आप बोल सकते हैं। कोड सपोर्टिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी के लिए जो प्लानिंग करने वाले हैं आगे के 6 महीनों में, तो एक रफ आइडिया आप निकाल के वेटेज और टाइम के हिसाब से वो मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो जितने स्टूडेंट नए हमारे साथ जुड़े हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी, जिसके थ्रू आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे। अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं और गेट और ईएससी की तैयारी में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ जो यूट्यूब सेशन में लेकर आता हूं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी तक जितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी 6 महीने की तैयारी करने के बारे में प्लान कर रहे हैं और गेट के बारे में सोच रहे हैं कि 6 महीने में करना है, तो हम ब्रह्मास्त्र बैच यहां पर लेकर आ रहे हैं जो कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई से। और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसकी प्लानिंग करी, इस पर मेहनत करने वाले हैं, हमारी पूरी फैकल्टी टीम मेहनत करने वाली है और जोरदार तरीके से हम 6 महीने के लिए लगने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। ऑलरेडी लग चुके हैं वैसे तो जितने स्टूडेंट अभी तक प्लान कर रहे हैं सोच रहे हैं, बिल्कुल बिना देरी के ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिए। 31 जुलाई आज से स्टार्ट हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं उनके लिए अभी ऑफर भी है। जितने लोग ये ना सोचे कि यार ज्वाइन तो करना है मगर हमारे को एक अच्छा ऑफर कब मिलेगा, तो ये बेस्ट ऑफर अभी चल रहा है। सभी गेट सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट ऑफर है और आप अपनी गेट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 7,999 से, और वो भी इसमें फ्री एक्सटेंशन भी है। डिफरेंट सब्सक्रिप्शन पे डिफरेंट एक्सटेंशन आपको मिलेगा जिसकी वैलिडिटी आज लास्ट डेट है। जितने लोगों ने प्लान किया जल्दी से एनरोल करा लीजिए। कोड आप यूज कर सकते हैं एनरोल कराने के लिए, या तो अनलॉक यूज कर लीजिए या फिर आप यूज कर सकते हैं मयंक 45। ठीक है, तो एनरोल करा लीजिए और हमारे साथ ब्रह्मास्त्र बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका एम गेट और ईएससी 2027 है वो एकलव्य बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आज से स्टार्ट हो रहा है। तो 26 और 27 दोनों के लिए आज बहुत अच्छा मौका है, डिस्काउंट भी है, नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा जिनका एम है इसरो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा उड़ान बैच, ठीक है, जो ऑलरेडी 6 जून से स्टार्ट हो चुका है। जिनका एम सिर्फ ईएससी 2026 है वो नक्षत्र बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, 27 जून से हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, काफी स्टूडेंट्स इसको लगा रहे हैं और काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है, स्टूडेंट्स को काफी फायदा होगा और ये हमारे सब्सक्रिप्शन के साथ ही आती है। हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। प्लस में मिलता है इंडिया टॉप एजुकेटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, बहुत ही शानदार इंटरफेस है, बिल्कुल लाइवली फील होता है। रोज सुबह स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट होते हैं और मजा आता है, हमारी एक अलग ही जर्नी चल रही है, तो उस जर्नी को आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है उसमें प्लस के सारे फीचर्स तो मिलते हैं मगर एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे 1:1 मेंटरशिप मिलती है, फिजिकल नोट्स मिलते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको आइकॉनिक में मिलेंगे। मतलब आइकॉनिक एक ऊपर वाला फीचर्स है इन कंपैरिजन टू प्लस। तो प्लस और आइकॉनिक में कोई भी आप ले सकते हैं, आइकॉनिक बेटर है। और प्लस में वैसे ऐसा नहीं है कि प्लस में तैयारी नहीं हो सकती, प्लस में भी ऐसे फीचर्स हैं जिससे कि आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो सकती है। और इसी जुलाई में अगर मैं बात करूं तो अभी मेरा मशीन्स चल रहा है और पावर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, तो जितने लोग प्लान कर रहे हैं जल्दी से प्लानिंग करें और हमें ज्वाइन करें, जिससे ये तो हमारे 2025 का रिजल्ट है। जितने लोग प्लान कर रहे हैं ज्वाइन करें, जिससे 26 में आपकी फोटो भी यहाँ पे लगी हो। मगर उसको लगने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे साथ हमारा साथ देना होगा, क्योंकि ये 6 महीने हम बेहतरीन तरीके से ब्रह्मास्त्र बैच में मेहनत करने वाले हैं। और जितने स्टूडेंट मेहनत करेंगे कंसिस्टेंटली हमें ज्वाइन करेंगे और कंसिस्टेंटली हमारे साथ हम जो कहेंगे वो करेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट मिलना ही है और यहाँ पे फोटो आना ही है। तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं जुलाई में अगस्त में स्टार्ट होने वाला है पावर सिस्टम, वहाँ पे साथ में मिलते हैं।